बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल करम शुक्र और उसी की अता के साथ जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि मेरे कज़न जो हैं वो टर्की से आए हुए हैं, उनके साथ मैं मिलने गया था, आपकी मुलाकात करवाई थी। तो आज मैं दोबारा जो है उनके साथ एक मीटअप करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया है। तो कुछ बेसिकली हम कज़न्स हैं, तो हमारा काफ़ी टाइम इकट्ठा साथ गुजरा है। पिछले कोई 1.5-2 साल से वो टर्की जो है सेटल हो चुके हैं। तो आज जो है जी, आज देखते हैं जी आज हम उनके साथ क्या करते हैं जी। आई एम श्योर कि वो बड़े दिलचस्प आदमी हैं वकास साहब, और उनके जो भाई हैं खावर भट्ट साहब, तो उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया है। तो आज देखते हैं जी आज हम क्या एक्टिविटी रखते हैं जी। तो एक्टिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, तो सस्पेंस रखते हैं। तो व्लॉग का हिस्सा रहिए और व्लॉग को मेरे आपने एंड तक देखना है। आई एम श्योर समथिंग विल बी टर्न टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस व्लॉग टुडे। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। व्यूवर्स, जैसे कि मैं घर से निकलने से पहले आपको बता दिया था जी कि मैं आज दोबारा वकास साहब के घर जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे आज बुलाया हुआ है। तो पिछली वीडियो मैंने वकास साहब के साथ बनाई थी, तो आप लोगों का बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला था। तो आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार किया था कि जी कि इस दफ़ा जो है जी आप वकास साहब के पास दोबारा जाएँ और तुर्की के हवाले से इंफॉर्मेशन हमें दें। तुर्की कहाँ वाक़या है, इसका वीज़ास इमिग्रेशन का क्या सिस्टम है, यहाँ पर जो है नेशनलिटी लेने का क्या तरीकाकार है, स्कूलिंग, एजुकेशन वगैरह वगैरह क्या है। तो जी मैं दोबारा वकास साहब के ऑफ़िस में इस वक्त मौजूद हूँ जी। तो सबसे पहले वकास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास साहब क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का दिशान साहब, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे दोबारा टाइम दिया, बहुत और मेरे व्यूवर जो हैं बड़ी शिद्दत से आपके इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जी बगैर वक्त ज़ाया किए जी क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं जी। आज सबसे पहले जी आपके व्यूअर्स का भी शुक्रिया कि उन्होंने पसंद की लास्ट वीडियो में। जी जी पूछे दिशान साहब, क्या पूछ? अच्छा वकास साहब, मुझे सबसे पहले आप मुझे और मेरे व्यूवर्स को खासतौर पे ये बताएं कि जी तुर्की का जो विज़िट वीज़ा है वो कैसे हासिल किया जाता है, क्या तरीकाकार है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? अच्छा, सबसे पहले ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो आजकल यंगस्टर हैं उनके अंदर ये एक बड़ी तेज़ी के अंदर उनका रुझान आ रहा है कि जी यूरोप के वीज़े मुश्किल से लग रहे हैं, तो क्यों ना तुर्की जाया जाए। इसमें एक मेल और फीमेल एंगल से देखें तो जो बॉयज़ हैं ख़ास तौर पर, जिन्होंने देखना है कि हमने घर संभालना है, आगे इन द फ्यूचर लाइफ फ्यूचर बनाना है। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जी तो वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। जो बॉयज़ हैं वो उनकी ज़्यादा कोशिश होती है कि वर्क वीज़ा लें। अच्छा, पहले यहाँ से विज़िट अप्लाई करें, वहाँ जाके कंपनी में कोई अप्लाई करें, वर्क ले और आके काम करें। जो फ़ीमेल हैं उनका होता है कि विज़िट पर जाइए, स्टूडेंट हम अप्लाई करें तो फिर हमें जॉब मिले। अब आज ऐसा है कि आपको पता है कि पाकिस्तान से वीज़ा लगने काफ़ी मुश्किल है। जी हाँ, उसकी आपको हम सबको उसकी वजूहत का अंदाज़ा भी है, पता भी है क्यों ऐसा है। अच्छा, 2 चीज़ें बल्कि 3 चीज़ें हैं जो तुर्की का वीज़ा आप ले सकते हैं। एक तो है कि आप जॉब पाकिस्तान के अंदर किसी भी कंपनी में कर रहे हैं, और ऐसी जॉब, ये 15-20 हज़ार वाली जॉब नहीं। अच्छा, हाँ, ये बड़ा क्लियर है। अक्सर लोग यूट्यूब पे कहते हैं जॉब वाले पर्सन वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका बताते ही नहीं है उसका प्रॉपर। वो ऐसे है कि कम से कम भी उसकी सैलरी जो है, अगर वो सिंगल पर्सन है और उसकी सैलरी 50,000 करीब होनी चाहिए पाकिस्तानी रुपयों, अच्छा, मौजूदा करेंसी के अंदर। और वो उसका बैंक अकाउंट में भी आती हो? और ज़ाहिर बात है उसके जहाँ वो काम कर रहा है, जी जिस कंपनी में, वो अपने कंपनी के अकाउंट से उसके सैलरी अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर रही है। अच्छा, उसको कम से कम भी जो रिक्वायर्ड है तुर्की के विज़िट वीज़े के लिए, जॉब पर्सन के लिए, वो 3 माह की कम से कम स्टेटमेंट मांगते हैं। 3 माह की? 3 माह, और क्लोजिंग बैलेंस आप ज़हन में रखें 2.5 से 3 लाख रुपया पाकिस्तान? ये मैं सबसे कम बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तानी रुपये। यानी एक सैलरी पर्सन के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और मिनिमम 50,000 सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से? ये वो सैलरी पर्सन है जो आदमी सिंगल है, मैरिड सिंगल नहीं पर्सन। है। अच्छा, अगर जॉब वाले ने मैरिड है और यानी कि हस्बैंड काम करता है, तो कम से कम भी उसकी सैलरी जो है वो 90,000 प्लस होनी चाहिए। ठीक हो, 1,90,000 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक हो, ठीक है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ उस वाले से। और इसके अलावा वकास साहब वीज़ाज़ के, विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा के वाले से जी वही डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट बताता हूँ। साथ में जो बिज़नेस वाले हैं, आपको पता है कि उनका आसानी से वीज़ा लगता है। अच्छा, क्योंकि उनके जो रिक्वायर्ड है उसमें आप टैक्स उनके रिटर्न देख लें, उनकी बैंक स्टेटमेंट आप देख लें 3 से 6 माह की। यूरोप के लिए तो 6 माह का
मांगते हैं, लेकिन तुर्की के लिए जो है मिनिमम रिक्वायर्ड वो 3 माह का है। 3 माह। तो जो अच्छा। बिज़नेस पर्सन है उनको ज़ाहिर बात है वो अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, फिर अपनी वो कंपनी के जो बैंक स्टेटमेंट हैं वो शो करवाएंगे। अच्छा। कम से कम भी अगर कोई बिजनेसमैन है और वो सिंगल जा रहा है या फैमिली के साथ जा रहा है तो 5 6 7 8 लाख के दरमियान कम से कम मैं बता रहा हूँ ये जी, होना जी। चाहिए। मैक्सिमम अच्छा। उसको 10 लाख तक भी करना चाहिए, वो अच्छा इंप्रेशन पड़ देता है। ठीक, और उसके अलावा रिटर्न आपने जमा करवानी है साथ फाइल में जो सबमिट है। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 माह का। ये जॉब वाले के लिए भी है और बिज़नेस वाले के लिए भी है। और अगर रिटर्न पिछले 1 साल की होनी चाहिए या 2 साल की या 3 साल की? जितनी वो प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, जितनी आपको पता है पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है, टैक्स नहीं है पे करते, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे इशू होते हैं। लेकिन 2 साल का आप अपने ज़हन में रखें। अच्छा, जो पर्सन के लिए मैं बताता चलूँ कि उसके लिए एक NOC लेटर चाहिए अपनी कंपनी जहाँ वो काम कर रहा है, किसी भी जगह फैक्ट्री में, कंपनी में, बैंक में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, उसको वहाँ का NOC लेटर चाहिए। 3 मंथ्स की जो है वो उसको सैलरी स्लिप्स चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस वो करवाए अपनी। अच्छा। जो 30,000 यूरो को कवर करे। ये 4 चीज़ें बता दी हैं। ये अच्छा 30,000 यूरो का मतलब ये नहीं कि वो 30,000 यूरो यहाँ पर शो, मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बनी होती हैं। 3 से पाकिस्तानी जो है 3 से 4,000 रुपये के अंदर जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस बन जाती है। फिर होटल बुकिंग होती है, उसमें आपकी एयर टिकट आपने करवाना हो तो उसकी बुकिंग होती है। आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो आपको वैक्सीन जो उसका सर्टिफिकेट है सबसे इम्पोर्टेंट वो चाहिए होता है। अच्छा, तुर्की के लिए ये है कि जैसे यूरोप में फाइजर मांगते हैं या बूस्टर, तुर्की में पाकिस्तान में जो चाइना की लग रही है वो भी एक्सेप्टेबल है। सिनोवैक या सिनोफार्म जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। और कोरोना टेस्ट आपने कंपलसरी है, जिसको PCR टेस्ट कहते हैं, वो कम से कम उसकी वैलिडिटी 48 आवर्स की होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये है, अगर आप उससे ऊपर थोड़ा सा गए तो वो एक्सेप्टेबल फिर एयरपोर्ट पर नहीं होती। अच्छा। आजकल ये मैं काट रहा हूँ। सीन ये है कि जब आप यहाँ से फ्लाई करते हैं पाकिस्तान से जाते हुए तुर्की, तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। अच्छा अच्छा। चाहे वो सैलरी पर्सन है चाहे वो बिज़नेस पर्सन है। अच्छा। वो उसमें आपको PCR टेस्ट, कोरोना टेस्ट यानी कि पूछते हैं, फिर आपका वैक्सीन का कार्ड आपका देखते हैं कि उसमें 2 डोज़ वाला मुकम्मल है सर्टिफिकेट, और फिर आप कितनी अमाउंट अपने साथ लेके जा रहे हैं। इंटरनेशनली $10,000 है, तो वो कुछ पूछ लेते हैं, अक्सर वो पूछ भी लेते हैं। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो वकास साहब माशाल्लाह काफ़ी डिटेल से आपने। अच्छा, आजकल जो फ़ीस है वीज़ा फ़ीस, जी जी, तुर्की की वीज़ा फ़ीस वो 18,000 पाकिस्तानी रुपयों में आजकल जो चल रहा है, जो अभी तक मुझे पता है। मैं चूँकि अब 1.5 साल के बाद आया हूँ, तो उस टाइम पर 17,500 थी। अब मैंने सुना कि 18,000 पाकिस्तानी रुपयों में वो चल रही है। अच्छा वकास साहब, अच्छा मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये अगर आपको बाहर से शोर अगर आ रहा है, क्योंकि रिक्शास वगैरह चल रहे हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह चल रही हैं, तो उसके लिए हम एडवांस में आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। अच्छा वकास साहब, मैं मूव ऑन टू जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। वकास साहब, आप पिछले 1.5 साल से उधर तुर्की में अपनी विद फैमिली के साथ सेटल डाउन है, तो आप विजिट वगैरह आते जाते हैं पाकिस्तान में। आप मुझे ये बताइए कि आपको शुरू में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपको भी और हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा अलर्ट करें कि अगर कोई हमारा व्यूवर्स कोई तो टर्की जाए विज़िट वीज़ा के लिए या किसी भी मकसद के लिए, उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है ताकि वो मेंटली वेल प्रिपेयर रहे। जी बिल्कुल। अच्छा, ये होता ये है कि अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तानी जो हजरात हैं वो विदाउट प्लानिंग वो तुर्की आ जाते हैं। यूट्यूब पे देखा कुछ उनके वो सी साइड के व्यू देखे, अच्छा, कोई जंगलात के, ऐसा ही है, ऐसा वो ही है। बड़े मुतासर होते हैं जी, बस चले जी भेड़ चाल जैसे चल रही है चले चलें। वो प्लानिंग नहीं करते, सर्च नहीं करते कि उस कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत कम होती है। सबसे पहले ये है कि वहाँ पर लैंग्वेज का बड़ा इशू है, जो हमें भी फेस करना पड़ा था। फेस ऐसे करना पड़ा था, हमें पता तो था कि वहाँ इंग्लिश नहीं चलती, वो अपनी लोकल लैंग्वेज तर्किश में ही बात करते हैं। तो जब हम वहाँ गए, पहले तो एयरपोर्ट पर अंदाज़ा हो गया हमें, उन लोगों को यहाँ पर भाई इंग्लिश बहुत कम बोलने वाले लोग हैं। अच्छा। तो जब इमिग्रेशन क्रॉस की, अच्छा ये एयरपोर्ट पे जाते हुए अक्सर लोग हमारे जो मैंने देखा पाकिस्तान में घबराए हुए फेस होते हैं। अच्छा। घबराना नहीं है,
ये भी वैसे डायलॉग बड़ा मशहूर इमरान है खान साहब भी कि कहते हैं घबराना नहीं है। आप लोग रिलैक्स रहें। एक बंदा वीज़ा लेकर गया है, लीगल तरीके से गया है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही ठीक है, चाहे उसने सलवार कमीज़ पहनी है, पैंट शर्ट पहनी है, उसके बाद वीज़ा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सही। दूसरा ये कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते वो पाकिस्तानियों से। अच्छा। ये मैंने एक चीज़ नोट की है। अच्छा। जी, पाकिस्तानियों से वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। एक अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा। जस्ट आपका पासपोर्ट देखते हैं, फिर वो पूछते हैं जी आपने होटल बुकिंग करवाई है या आपने कोई अपार्टमेंट लिया है, इस तरह की एक दो चीज़। अदरवाइज़ वो ज़्यादा इस तरह क्वेश्चन भी नहीं पूछते। ठीक है। अच्छा, फिर ये प्रॉब्लम वहाँ पर हमने देखी, एक तो लैंग्वेज हो गया है, जी। दूसरा यहाँ पर घर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। अगर आपने होटल बुक करवाया है 2-3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, जितना भी जो जिसका सीन है, तो उसको घर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, वहाँ पर होता है हेल्पर, एक ट्रांसलेशन के तौर पर हायर करते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। एक नया बंदा गया है, उसको ट्रांसलेशन कहाँ से मिलेगा? उसको तो पता ही नहीं है ऑफिस का, बंदों का, उसका कुछ जानने वाला नहीं है। तो इस तरह होता है कि जो इस होटल में वो रह रहा होता है ना, उनमें से जो होटल वाले हैं, जो स्टाफ उनका बैठा होता है, तो उनको अक्सर मैंने ये नोट किया कि उन लोगों को इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। अच्छा। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा आना जाना है टर्की के अंदर, जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत आता है ना यूरोप से ख़ास तौर पर। तो आप उनसे कह सकते हैं भाई हमने ना प्रॉपर्टी इधर देखनी है, तो हमें कोई आप हेल्पर के ट्रांसफर जिसको इंग्लिश आती हो। सही। तो फिर वो आपको बता देंगे कि फलाना बंदा 500 लीरा लेगा, 600 या 1000, जितना भी आप तय करते हैं वो लेगा और आपका ट्रांसलेट का काम कर देगा। हमने भी ऐसे किया था। अच्छा। फिर घर ढूंढने का बड़ा हमें मसला हो रहा था उधर। अच्छा। ये बड़ा इशू चाह रहा था घर ढूंढने का। अच्छे जो टूरिस्ट एरिया में है घर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा। इस्तांबुल के अंदर सही। ख़ास तौर पे फाते का इलाका और चंबल ताश का इलाका, सराय का, इस तरह सुल्तान अहमद का इलाका, इन इलाकों में जो है वो पुराने घर हैं। अच्छा। चूँकि इनका ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस इसी इलाकों के अंदर है। तो हमें फिर घर ढूंढने में बड़ा मसला हुआ। अच्छा, फिर ये है कि वहाँ के जो प्रॉपर्टीज हैं वो बड़े फ्रॉडी हैं। अच्छा, वहाँ के? हाँ, ये आपके जो सुनने वाले मैं उनको बताता चलूँ, वहाँ पर जो रियल एस्टेट वाले हैं, जो ऑफिस बने होते हैं, वो बड़ा झूठ बोलते हैं। और जो प्राइस, चूँकि आपको लैंग्वेज नहीं आती, वो जो मालिक है घर का, उसके साथ वो सारी कमिटमेंट कर लेते हैं। सही। उसको कुछ और एंड बता देते हैं कि हम ये कह रहे हैं और हमसे कुछ और वो बात करते हैं। अच्छा। ये उनका बड़ा प्रॉब्लम है, झूठ बड़े बोलते हैं। अच्छा। और हम तो समझते थे कि पाकिस्तान में ही झूठ बोला जाता है। ना जी ना, उधर भी बड़ा झूठ बोला अच्छा। जाता है। बड़ा झूठ, हमसे ज़्यादा मेरा ख्याल वो फ्रॉड करते हैं इस मामले में। बिल्कुल। और पैसों का तो वो ज़रा भी यानी कमी बेशी नहीं करते, छोड़ते ही। हमारा दीद, पंजाबी में कहते हैं दीद लिहाज कर लिया, यानी कि वो ये भी नहीं है उधर जाए प्रॉपर्टी डीलर से ज़्यादा चौकन्ना रहे। बिल्कुल। ये हाँ, फिर ये हुआ कि और जो प्रॉब्लम आप कहते हैं जी फेस करनी पड़ी, वो ये था कि जो पानी, बिजली, गैस के बिल थे वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने थे। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम थी। अच्छा। अब वो ऑफिस कहाँ हैं उसका भी नहीं पता था। अच्छा। फिर गूगल के ऊपर थोड़ा सर्च किया, मैप के ऊपर, और लोकेशन सेट की। जो टैक्सी ड्राइवर है वो बड़े फ्रॉडी हैं उधर। अच्छा। वो क्या करते हैं कि आपको बहुत छोटी जगह है, लेट्स सपोज 5 मिनट का गैप है जहाँ आपने जाना है, 10 मिनट का, वो आपको घुमा फिरा के दाएं बाएं इधर उधर से। अच्छा। तो वो आपका लेट्स सपोज अगर 20 लीरा किराया बना है तो वो 50-60 लीरा पर आपको बना कर दे देंगे। और आप उससे बहस करेंगे भाई ये इतना तो बनते नहीं है, तो फिर वो आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और इसके अलावा ये कि आपको कहीं भी दुकान वगैरह पे जाना है, कोई सामान घर का लेना है, तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो उसका बड़ा बार्गेन, वो बड़ा प्रॉब्लम है उधर लैंग्वेज पर। चलें, ये तो आपने मुश्किलात बता दी। अच्छा वकास साहब, आप मुझे ये बताइए, जो तुर्की में मैंने पिछले 1.5-2 साल सुना, ये जो TRC कार्ड है, पहले तो आप हमें आराम से सुकून से हमारे व्यूवर्स को आसान अल्फाज में बताइए कि ये TRC क्या चीज़ है, TRC कार्ड क्या चीज़ है, ये क्या होता है, इसको हासिल करने का तरीकाकार क्या है, और जब आपका TRC कार्ड बन जाए उस पर ख़र्चा कितना आता है, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक ही बार पूछ लिया आपने। अच्छा, TRC ये है शॉर्ट फॉर्म टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड का। अच्छा। अक्सर लोग इसको जो है वो जो एजेंट हजरात हैं, जो पाकिस्तानी एजेंट हजरात हैं, यहाँ बैठे, यहाँ इस्तांबुल के अंदर या तुर्की के किसी भी शहर में, वो इसको कहते हैं जी ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कह के लोगों को ये करवाते हैं। असल में ये है टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड। तो जी आप कंफ्यूज ना हो, ये टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड है, ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड नहीं है। नहीं है।
अच्छा दूसरा फिर ये है कि अगर आपने वहाँ का मतलब एक बंदा वीज़ा लेके जाता है और उसको वो मुल्क अच्छा लगता है और वो चाहता है कि मैं यहाँ मज़ीद स्टे करूँ। अब 10 दिन का वीज़ा है, 7 दिन का, 15 दिन का, जिस तरह भी, तो वो स्टे करना चाहता है। उसको उसकी आसानी के लिए टर्किश गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है कि वो एक कार्ड वहाँ बना ले, टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड, और उसकी फिर रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जी जी। पहले तो मैं आपको TRC कार्ड, जिसको ये टूर रेजिडेंस कार्ड होता है, इसका बता चलो फ़ायदा कि अगर आपका ये बन जाता है उधर, तो फिर आप वहाँ से पाकिस्तान जब वापस आते हैं, जी जी। वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी आप वहाँ जब तक TRC कार्ड बन के नहीं आता, आप लीगल आपका स्टेटस रहता है। तो उसकी मियाद 1 साल होती है? वो डिपेंड करता है कि आप अप्लाई करते हुए कितना डिमांड करें, 6 माह का कर रहे हैं, 8 का, साल का, या 2 साल का। 2 साल का भी 2 साल का भी देता है। मैं खुद इस दफ़ा एक्सटेंड 2 साल का करवा के। अच्छा गुड। तो वो होता है कि जब आप यहाँ से दोबारा अगर आप जाना चाहें इस्तांबुल, उस पीरियड के अंदर जितना आपको कार्ड मिला है 6 माह का, साल का, 2 साल का, तो यहाँ से फिर वीज़ा नहीं लेना पड़ता आपको तुर्की का। जस्ट आपने फ़्लाइट लेनी है और आपने चले जाना। एयरपोर्ट पर भी नहीं पूछेंगे तो आपने उनको कार्ड दिखा देना है कि मेरा वहाँ का कार्ड है, जो वो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करते। और जब आप तुर्की एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, सबिहा गोचन है या इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट है, तो वहाँ भी जाएंगे तो आपने जिस कार्ड दिखाना वो आपके पासपोर्ट पर एंट्री के स्टैम्प लगा लेते हैं। तो इसकी अखराजात क्या है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसका सीन ये है कि आपको एक तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए तुर्की में, जो आप रेंट के ऊपर अपार्टमेंट ले रहे हैं, वो चाहे स्टूडियो अपार्टमेंट है, चाहे वो 1+1 है, 2+1 है, 2 कमरों वाला है, 3 कमरों, जो आप समझ लें 4 कमरों वाला है, उसका भी सारा मुझे वो रेंट एग्रीमेंट आपको लेना पड़ता है। जो हर इलाके में वहाँ ये सहूलत है कि आपको हर तीसरी गली में एक रियल एस्टेट का ऑफिस मिल जाता है। अच्छा जी। तो जो ट्रांसलेट आप हायर करते हैं तो वो आपकी बातचीत करवाता है घर ढूंढने में, कि आप पहले जब विजिट वीज़ा के जितने डेज़ होते हैं आप उसमें थोड़ी सैर सूर करते हैं, कुछ इलाके देखते हैं, उनमें से एक इलाका आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ मैं रहाइश के लिए कोई घर ले लूँ। अच्छा। तो फैमिली के साथ आई या सिंगल है, जो भी है। तो फिर ये होता है कि आप उनसे बातचीत करते हैं, वो आपको रियल एस्टेट वाला 1-2 दिन लगा के आपको घर दिखाता है। अच्छा, उसका भी ये है कि अगर आप उसको 50-100 लीरा दे दें तो फिर आपको ज़्यादा टाइम भी देता है आपको घर दिखाने में, और आपको अच्छे घर भी वो दिखा देता है। अगर आप पैसे नहीं देंगे, फ्री करवाएंगे, वो बस आपको ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर ये आपने एक घर पसंद कर लिया, फिर उसका एक एग्रीमेंट बनता है उधर। अच्छा। और जिसको ये तुर्किश में सोज़लेशमिशी कहते हैं। अच्छा। वो एग्रीमेंट आपने करना है कि माल मकान को साथ बिठाया जाता है जिससे आप ले रहे हैं रेंट के ऊपर, सही। और उसमें एक डीलर, प्रॉपर्टी डीलर बैठा होता है और आप बैठे होते हैं, और एक साथ ट्रांसलेटर आपने रखा होता है। उसमें किराया तय होता है। अच्छा। जितना भी आपका किराया, लेट्स सपोज 1500, 2000 लीरा, 2500 लीरा, 3000 लीरा आपका उससे तय हुआ, तो फिर उसके अंदर वो मेंशन किया जाता है। अच्छा, तुर्की में ये है कि जितना आपने किराया उनके साथ तय किया है उतना ही आपने उनको एडवांस देना है। एक कोई 2 मांग लेता है, ज़्यादातर 1 ही रख लेते हैं, और उतनी ही कमीशन आपने जो है वो देनी होती है। लेट्स सपोज 2000 किराया तय हुआ ना आपका माल मकान के साथ, तो 2000 आपने उसको एडवांस दिया है, 2000 लीरा आपने ऑन द स्पॉट उसको रेंट दिया है, और 2000 लीरा आपने जो है प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दी है। ये हो गया तकरीबन 6000 लीरा। 6000। अच्छा। जिनका 2000 तय है उस हिसाब से, जिसका 1500 उस हिसाब से 2500 हिसाब से आप करते थे। अच्छा, फिर क्या होता है, इसके बाद आपने इसको करवाना होता है जी नोटर, इस एग्रीमेंट को। अच्छा। वो क्या चीज़ है? नोटर का मतलब है कि इनके जो ऑफिस जगह जगह बने होते हैं वो तस्दीक कर रहे हैं इसको, अच्छा। कि आपने जो रेंट एग्रीमेंट बनाया ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अब आ गया है कि आपने इस माली मकान से इस प्रॉपर्टी के थ्रू आपने ये घर ली है। ठीक। वो ऑफिस भी इनके हर जोन में, जिस इलाके में आप घर ले रहे हैं, हर जोन में बने होते हैं। अच्छा। वो जाके क्या करता है कि अच्छा, ये भी मैं आपको बता चलूँ कि जिस प्रॉपर्टी डीलर से आप घर ले रहे हैं, जो आपको दिलवा रहा है, तो आपने उनको पहले एडवांस में कमीशन नहीं देनी। अच्छा। उससे कहना है भाई एग्रीमेंट करवाने के बाद इसको मुझे नोटर करवा के दो एग्रीमेंट को। ज़्यादातर ये क्या प्रॉपर्टी डीलर करते हैं फ्रॉड, ये पैसे पहले ले लेते हैं ऑन द स्पॉट ऑफिस में बैठे। अच्छा। तो ये आपके साथ तामुन नहीं करते, ना नोटर करवाने में, ना कोई घर के बिल शिल आपके नाम करवाने में। ये क्या करते हैं कि पैसे लेके फिर आप कहते किसी जगह जाना है, इस तरह काम कर, ये आपसे फिर एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश करते हैं। ये आपने उसको पहले तय कर लेना है कि भाई हम आपको कमीशन उस वक्त देंगे जब आप नोटर करवा देंगे। इस एग्रीमेंट का नोटर करवाने के बाद आप सुई गैस के महकमे में, पानी के और बिजली के ऑफिस में जाएंगे और ये मीटर हमारे नाम पर करवा के देंगे, फिर हम आपको जो है आपकी कमीशन देंगे। यहाँ पर फिर उसका काम प्रॉपर्टी डीलर का ख़त्म हो जाता है ये करवाने के बाद। उसके बाद फर्दर क्या होता है कि आपने
इसका भी ट्रांसलेट करवाना होता है अपने पासपोर्ट को। अच्छा, जो हमारा पासपोर्ट को भी उसको ट्रांसलेट करवाना होता है। अच्छा। और उसका भी जो है वो फिर वहाँ जगह जगह ट्रांसलेट ऑफिस मिल जाते हैं। आप गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको बता दें। अच्छा। प्रॉपर्टी आप उनसे पूछे, वो भी आपको गाइड करते थे कहाँ पर है। अच्छा, उसका कितना अखराजात है? तो वो डिपेंड करता है मौजूदा गवर्नमेंट की क्या फ़ीस है। 120 लीरा, 150 लीरा, 160, 180 इस तरह चलता है। और जो नोटराइज है उसका भी इस हिसाब से है। अच्छा, वो भी आपको फ़ीस देनी पड़ती है। अब मैं इसलिए फ़िक्स नहीं बता रहा क्योंकि कोई लीरा ऊपर नीचे डॉलर में होता रहता है, तो वो आप सही में रखें। उसका भी 150-200 के करीब करीब आप रखें नोटराइज का। ठीक हो गया। ये चाहिए होता है। पासपोर्ट भी आपने ट्रांसलेट, उसकी भी तस्दीक होती है, वो भी आपका हो गया। रेंट एग्रीमेंट फिर होता है कि आपने नफूस करवाना होता है। अच्छा, वो होता है बाद में। ये बड़ा ज़रूरी है आपसे। मैं नफूस का मुझसे पूछिएगा। नफूस का मतलब होता है कि जो आपने घर लिया है उसका एड्रेस अपना रजिस्टर्ड करवाना। कि गवर्नमेंट को पता हो कि आप फ़लाना आदमी किसी कंट्री का ये कराया है, उसके घर लिया है, इस मोहल्ले में, इस गली में, इस बिल्डिंग के इस अपार्टमेंट के अंदर वो रह रहा है। अच्छा, इसको नफूस कहते हैं। इसको नफूस तर्किश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जी रजिस्ट्रेशन, होम रजिस्ट्रेशन। और अच्छा, फिर मैं आपको फर्दर फिर आपने क्या करना होता है जी। इनके मुख्तलिफ ऑफिस बने हुए हैं, तर्किश भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी भी बैठे हुए हैं जो TRC कार्ड बनाते हैं। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं अपने पाकिस्तानी को, ताकि हम ज़ुबान है ईज़िली बात करें। उसका भी फिर एक आगे एक बड़ा मसला होता है। अच्छा, पाकिस्तानी जाने पर यहाँ सीन होता है लूटने का। अच्छा, चूँकि उनको प्रोसेस का पता नहीं होता TRC कार्ड का कैसे बनता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और वो फ़ीसें भी उनको पता नहीं होती जो नया बंदा गया होता है। और ये जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होता तो उनको तो पता नहीं है, और वो उनको डॉलरों में बताते हैं। कोई कहता है $800 लेंगे कार्ड का, $1000, $1500, $2000 तक जी चार्ज करते हैं। अच्छा, वो लोग देते हैं, मैंने वहाँ देखा था लोगों को देते हुए। अच्छा, और वो मैं बताता हूँ उसका भी बाद में। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो आप जो आपने नोटर करवाया है, पासपोर्ट की कॉपी आपके पास, घर का जो एग्रीमेंट है आप उसको प्रोवाइड करते हैं। 4 तस्वीरें उनको चाहिए होती हैं, वो आपने उनको देनी होती हैं वाइट बैकग्राउंड की। सही। तो वो लेते, फिर वो क्या करते हैं कि आपका अप्लाई करते हैं TRC कार्ड के लिए। वो फॉर्म होते हैं, उसको फिल करते हैं, तर्किश में होता है, वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो जाता है। जो पढ़े लिखे ज़रा आता है वो तो खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसके हवाले से डिटेल में किसी और दिन में बताऊँगा। तो शॉर्ट ये है कि वो फिर आपका TRC कार्ड अप्लाई करते हैं, और उसमें ये होता है कि आपका फिर एक वर्गी, जिसको ये आप टैक्स कह लें, अच्छा, वो पे करना होता है। उसकी भी अमाउंट मैं आपको फिक्स इसलिए बताऊंगा कि ऊपर नीचे होता रहता है। सही। आप 700 से अब 900 लीरा हो गया हुआ अब मौजूदा। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पुराने रेट और थे, सस्ते थे, एज वाइज डिफरेंट थे। 120 लीरा से लेके ये चलता था 350-400 लीरा तक। अब तुर्की का नया जो रूल है 2 दिन पहले यकम जनवरी से, वो ऐसे है कि उन्होंने फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। जिसका 120 लीरा था उसका 1400 लीरा कर दिया गया है। जिनका वो बंदा था 300 लीरा करीब, उनका वो 2500 लीरा करीब कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप बीमार हैं तो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, मेडिसिन भी और चेकअप भी डॉक्टर का। अब ये नया जो कानून है, अच्छा, पहले इस पे हेल्थ इंश्योरेंस पे चेकअप नहीं होता था। अच्छा, ठीक। और अच्छा, ये डिफरेंट इनकी प्राइस है एजेस वाइज। अगर आप 65 तक भी हैं तो मैं आपको बता चलूँ कि उसके आपको कम से कम भी जो है वो 3000 से लेके 3600-3700 लीरा तक उसका रेट होगा। सही। अच्छा, फिर ये आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ये TRC कार्ड के लिए। ठीक हो गया। ठीक। और उसमें एक होता है कि आपकी प्रिंटिंग कार्ड की फ़ीस भी लेते हैं 100 लीरा 120 लीरा करीब। फिर जो पोस्ट ऑफिस है जो आपके घर के करीब है, जहाँ आपने अपने घर का एड्रेस लिखवाते हैं TRC कार्ड, उस इलाके के करीब एक पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ जहाँ कार्ड आना होता है इनका, उसकी भी वो 100 लीरा फ़ीस लेते हैं। ठीक। ज़्यादा तो ये होता है कि घरों में आ जाता है, अगर घर में अवेलेबल ना हो, बंदा ना हो और पोस्टमैन आ गया है तो उस इलाके के पोस्ट ऑफिस में आपका कार्ड जमा करवा देता है। ठीक हो। ये मैं आपको बताता चलूँ आपके सुनने वाला को कि टोटल जो है TRC कार्ड जो आज से तकरीबन 3 दिन पहले तक मारा था, उसकी टोटल सारी प्राइस जो थी ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग, वो 1200 से लेके 1300 लीरा तक, सिंगल एक साल का कार्ड, सिंगल पर्सन का। अच्छा। और बच्चों का 1000 लीरा तक था। अच्छा। ठीक। अब गवर्नमेंट जो फ़ीसें बढ़ाई हैं वो आप ज़हन में रख लें कि 2000 से लेके 2300 लीरा के करीब एक पर्सन का अब 1 साल का कार्ड जो है वो बनेगा, चूँकि हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा है। दैट्स इट। ये है जी TRC कार्ड। वकास साहब, चले ये TRC कार्ड बन गया, जो लोग चले गए उधर। अच्छा वकास साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो अफराद फैमिली के साथ उधर सेटल होना चाहते हैं, उन माहौल कैसा है,
और ख़ास तौर पे हमें आप बच्चों की एजुकेशन के हवाले से बताएं कि वहाँ पर अगर एक पाकिस्तानी फैमिली सेटल होना चाहती है, वहाँ पर बच्चों की स्कूलिंग कैसी है, लैंग्वेज का क्या मसला आता है, और दूसरा ये बताइए कि इन्वायरमेंट कैसा है उधर स्कूलों में बच्चों का, क्या पाकिस्तानी फैमिली अपने बच्चों को उधर दाखिल कराते वक्त महफूज समझती है कि नहीं समझती, और स्कूलिंग का सिस्टम भी बताइए। ठीक, ये है कि हम भी गए थे जब ऐसे ही फैमिली के साथ बच्चों को एडमिशन करवाना था, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, लैंग्वेज अच्छा। नहीं आती थी हमें। लैंग्वेज असल में वहाँ बड़ी मेन प्रॉब्लम है, बात तो बंदा कर ही लेता है हर एक से। तो फिर ट्रांसलेटर को हम हायर किया, तो फिर ये उन्होंने हमें बताया कि इसके लिए आपको पहले इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सही। उनकी एक वेबसाइट होती है, उसके ऊपर आपको, जिसको ये रांधवे कहते हैं, तो उसके अंदर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके लिए ये है कि आपके बच्चों के स्कूल के जो पाकिस्तान से जब आप जाते हैं तो लिविंग सर्टिफिकेट आपने लेना होता है, उनके रिज़ल्ट कार्ड लास्ट 2 ईयर्स के कम से कम आपने लेने होते हैं, और वो आपने फॉरेन अफेयर्स से उसको टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अक्सर लोग ये डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं लेकिन इसको टेस्ट नहीं करवाते। अच्छा, यहाँ से आप ये फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से टेस्ट करवाना ज़रूरी है। जी। ये ले जाएं, और जब आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेते हैं बच्चों को, उनकी ऑन वेबसाइट मिल जाती है, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ली, वो आपको बताया था जी फ़लाने दिन इतने बजे आप इस जगह ऑफ़िस में आप आ जाएँ। अच्छा। जो तलीम का वहाँ ऑफ़िस है, तो वहाँ पर आपको ट्रांसलेटर मिल जाता है। आपने वो डॉक्यूमेंट देने हैं बच्चों के, ये होता है TRC कार्ड आने के बाद। अच्छा। ये जेब में रखें, तो फिर आपने उनको TRC कार्ड दिखाना होता है, पासपोर्ट अपना दिखाना होता है, घर का नफूस आपने एक पेपर जी, वो आपने दिखाना होता है, और बच्चों के सर्टिफिकेट। अच्छा, वो सर्टिफिकेट भी आपने बाद में वहाँ जाके उनको ट्रांसलेट करवाना है, यानी तर्किश के अंदर उसको ट्रांसलेशन करवाना है, उसका ज़रूरी है। तो वो आप उनको सबमिट कर, वो आपको जो है वो बता देंगे आपके इस इलाके में ये स्कूल है, वहाँ पर आपके बच्चों का एडमिशन होगा। इन्वायरमेंट कैसा है, को एजुकेशन है, लैंग्वेज इशू क्या क्या है जो वहाँ पर पाकिस्तानी बच्चों? जी, कुछ स्कूल हैं जहाँ को एजुकेशन है। अच्छा। कुछ हैं जो सेपरेट है बॉयज़ गर्ल्स के, जैसे अच्छा। इमाम आतब स्कूल है। इमाम आतब ऐसा है, उसमें उसको आप कह लें कि दीनी टाइप स्कूल समझ लें आप। उसमें जदीद एजुकेशन भी है, उसमें साथ आपको दीनी तालीम भी दी जाती है। उसमें बॉयज़ और गर्ल्स अलग-अलग उनके स्कूल हैं। अच्छा। हर इलाके में ये वहाँ मौजूद हैं, इस्तांबुल के अंदर, अच्छा। बल्कि पूरे तुर्की में। इस अनादोलू और इस टाइप के और स्कूल हैं जहाँ को एजुकेशन है। माहौल ऐसा है कि बच्चों को काफ़ी केयर की जाती है। उसमें आपको डेली बेस पे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, उसकी पेरेंट्स को रिपोर्ट्स भी डेली बेस पे व्हाट्सअप नंबर आपका लेके उस पर किया जाता है। अच्छा। डेली बेस पे ये पढ़ाया हमने, ये घर के लिए दिया है। अच्छा, बच्चों को भी वहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको तर्किश लैंग्वेज नहीं आती। ये इस कंट्री से अहम बात है। उनको बताया जाता है प्रिंसिपल को। अच्छा। ये पाकिस्तान से हैं हम, तो वो भी ऐसे बताया जाता है कि आपको ट्रांसलेटर साथ ले जाना पड़ता है, क्योंकि आपको खुद भी नहीं आती लैंग्वेज। फिर वो समझ जाते हैं कि ये फॉरेनर है, जिसको ये जबानजी कहते हैं तुर्की के अंदर। तो वो टीचर को फिर बताते हैं कि ये बाहर से हैं, तो आप इनके साथ जो है वो ताउन करें थोड़ा सा। बच्चों को लैंग्वेज नहीं आती, लेट्स सपोज अगर ये करके नहीं आते काम वगैरह, तो आप इनके साथ ताउन करें। अच्छा, ज़रा हमारे व्यूवर्स को ये बता दें, थोड़ा सा वीडियो को ज़रा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। बच्चे को टर्किश लैंग्वेज में क्या कहते हैं? चूचुक कहते हैं उधर। चूचुक? मैंने तो ये सुना कि कोई कहता है चूचक कहते हैं, कोई नहीं, चूचुक कहते हैं। चूचुक होता है। अच्छा, चूचुक कहते हैं, चूचुक। अच्छा। चूचुक कहते हैं बच्चों को। तो वो अच्छा ये था कि वहाँ बच्चों की काफ़ी केयर की जाती है। उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो हम लोगों से जो है वो मच बेटर है। अच्छा। ये मैं आपको, हाँ, लैंग्वेज का इशू होता है बच्चों, कम से कम भी बच्चों को वहाँ ज़हनी तौर पर सेटलमेंट करते हुए 5 से 6 माह लग जाते हैं लैंग्वेज की वजह से। जी हाँ। बच्चे जल्दी पिक कर जाते हैं लैंग्वेज बड़ों की निस्बत, तो वो फिर माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर जाते हैं वहाँ पर। ठीक है। ये जी हमारा अभी ये जो है वकास साहब के साथ इंटरव्यू चल रहा है, तो जी मैं इंशाल्लाह इसको अभी तो हमारी आधी बातें कवर हुई हैं, तो बाकी जो है नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह दोबारा वकास साहब के साथ किसी दिन आपके साथ मीटअप करूँगा मैं। तो मज़ीद अभी मेरे ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं, तो आपने मुझे प्लीज़ दोबारा टाइम देना है जी ज़रूर। तो मेरे व्यूवर्स को भी देना है। तो जी अब तक के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।